Welcome to Common Mind. So today we are going to attempt the second part of first paper of 2020 CDS Elementary Mathematics paper. By now we have completed the first 50 questions of the first part. Now we are here to do the next 50 questions, right? इंस्ट्रक्शंस वही हैं, सारे के सारे सेम है. सीरीज ए है, टाइम अलॉटेड 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है. हमारा गोल क्या होना चाहिए हमेशा कि हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड को. ठीक है, क्वेश्चंस आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए, सही भी होने चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है अ व्हील टेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट. व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकंड. देखिए 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन इंटू 2 पाई, इतना रेडियन घूम गया, तो एक सेकंड में कितना रेडियन घूम जाएगा. 360 डिग्री है ना. कहने का यह मतलब है कि 360 डिग्री की वैल्यू होती है 2 पाई रेडियन, है ना. 360 रिवॉल्यूशंस घूम रहा है एक मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में वो 360 चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर में जो होता है 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है 2 पाई रेडियन. ये कितने 60 सेकंड में होता है, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 दैट इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन. ठीक है, 12 पाई रेडियन. व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखिए इसका जो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है ना, जो मिनिमम वैल्यू होती है इस एक्सप्रेशन की, वो क्या होती है. अगर इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया है a कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, इसको जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट a कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, अंडर रूट b हो जाएगा अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36. ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 36. नहीं तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं भी पता तो आप इसको डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 100 थीटा की वैल्यू 90 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 9/10, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी. अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट 3 थीटा एंड सो ऑन. ठीक है, ये होगी. अब देखिएगा ध्यान से, कॉट थीटा हो जाएगा आपका 9/10 मल्टीप्लाइड बाई कॉट 18/10 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन, ऐसे जाएगा. और यहाँ पे आपके पास लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट 98 इंटू 9/10 है ना, और लास्ट में आएगा कॉट 99 इंटू 9/10, ये आ जाएगा. है ना, और कॉट 9/10 और कॉट 99 इंटू 9/10, ध्यान से देखिएगा. ये आप क्या लिख सकते हो, कॉट 891/10 यानी कि कॉट 900 माइनस 9/10 यानी कि कॉट 90 माइनस 9/10. अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि tan 9/10. अब tan 9/10 इंटू कॉट 9/10 1 हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे सारे के सारे पेयर कटते चले जाएंगे, टोटल 99 है, और पेयर हमेशा इवन में होता है, यानी कि एक जो है बीच वाला टर्म बच जाएगा मेरे पास. ठीक है, एक जो है बीच वाला टर्म बचेगा, कौन सा, जो आपका 45 वाला होगा, है ना, जो 45 वाला टर्म होगा वो बीच में मेरा बच जाएगा. कॉट 45 इंटू 9/10 ये बचेगा, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा कितना आ जाएगा, ये कॉट, एक मिनट, सॉरी 45 नहीं आएगा, 50 आएगा ना, ये 50 आ जाएगा. एक मिनट, जो सारे के सारे जब के टर्म जब सब के सब कैंसिल आउट होते हो चले जाएंगे, तो जो इसका बीच वाला टर्म होगा, देखिए 1 से लेकर 49 50 बीच वाला टर्म होगा, और 51 से लेकर 98 ये जितने भी टर्म है ये और ये सब पेयर बना देंगे. जो बीच वाला टर्म होगा 50 वाला, वो यहाँ पे इसको बस एक टर्म बचेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉट 50 इंटू 9/10 दैट इज इक्वल टू कॉट 45, एंड कॉट 45 इज इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, if tan 6 theta is equal to cot 2 theta, then what is the value of sec 4 theta. sec 4 theta की वैल्यू बतानी है. देखिए साइन
कॉट 90 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिखो tan 90 माइनस 2 थीटा, tan 90 माइनस 2 थीटा, तो cot 2 थीटा हो जाएगा, तो tan 6 थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस 2 थीटा, दैट मीन्स 6 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, सो 8 थीटा इज इक्वल टू 90, सो 4 थीटा इज इक्वल्स टू 45, है ना, 4 थीटा हमसे पूछा हुआ है, तो sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन cos 45, cos 45 की वैल्यू थी 1 अपॉन रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा √2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A tree of height 15 meters is broken by a wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 30 degree with the ground. ये एक पेड़ यहाँ से ऐसे गिर गया, ये 30 डिग्री इसने बनाया, और what is the height of the height from the ground to the point where the tree is broken? Suppose वो height h है और ये 15 है, तो tan 30 निकल लगा देंगे, tan 30 is equals to h upon 15, है ना, tan 30 is equals to h upon 15, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 into tan 30, 15 by 1 बाई √3, तो कितना हो जाएगा 5√3 कितना आता है 1.73 इंटू 5, 5163 8.65, एक सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, ये 15 थोड़ी ना होगा, 15 तो ये होगा, अगर ये h है तो ये 15 माइनस एच हो जाएगा ना, सॉरी ये 15 माइनस एच होगा, एक मिनट फिर से इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे बेसिकली एक पेड़ टूट गया है हवा के झोंके की वजह से, है ना, जो पेड़ पहले 15 मीटर हाइट का था ऐसे, वो बाद में चल के ऐसे कुछ हो गया, ये ऐसे झुक गया 30, अगर ये h हाइट पे झुका था तो ये 15 माइनस एच हो जाएगा, सो cos 30 सॉरी sin 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15 माइनस एच, ये हो जाएगा 1/2, तो 15 माइनस एच इज इक्वल टू 2h, 15 इज इक्वल टू 3h, सो h इज इक्वल टू 5, आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर की हाइट से पेड़ कटा था। On a plain area, there are two vertical towers, vertical separated by 100 feet apart. ठीक है, the shorter tower is 40 meter tall. A pole of length 6 feet stand on the line joining the base of the two, so that the tip of the towers and the tip of the pole are also on the same line. पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक प्लेन एरिया है, टू वर्टिकल टावर्स सेपरेटेड बाय 100 फीट अपार्ट, द शॉर्टर टावर इज 40 मीटर टॉल। तो जो शॉर्टर टावर है वो 40 मीटर का है, लॉन्गर टावर होगा किसी हाइट का, ठीक है। दे आर 100 फीट अपार्ट, दे आर 100 फीट अपार्ट। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 फीट की। द शॉर्टर टावर इज 40 मीटर टॉल, अ पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर स्टैंड्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ द टू टावर्स सो दैट द टिप ऑफ द टावर्स एंड द टिप ऑफ द पोल आर ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। यानी कि पोल यहाँ पे है, ऐसा कुछ पोल इनके बीच में है, जिससे कि इन सबका जो टिप है इन सबका ये वाला, ये एक सीध में आ जाए, यानी कि ऑन द सेम लाइन। तो ये एक सेम लाइन में ऐसे आ जाए, राइट। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल, ये आपका पोल है, फ्रॉम द शॉर्टर टावर इज 75 फीट, तो बच्चा ये 25 फीट हो जाएगा। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलर टावर अप्रोक्सीमेटली। देखिए ये 25 है, ये 25 है, ये 40 है, ठीक है। ओ अच्छा सॉरी डायग्राम यहाँ पे गलत बन गया, डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया। ये जो है ये यहाँ पे ना खड़ा होके, ये पोल जो है यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ है ना, ये पोल यहाँ पे कहीं खड़ा है, ये 6 फीट का, ये 40 फीट का है, ये 6 फीट का है ना। ये ऐसे जाएगा, ये एक सीध में आएंगे ऐसे एक लाइन में, ठीक है। तो जैसे कि ये सब एक लाइन में आ जाए, और ये if the distance of the pole from the shorter tower is 75 feet, ये 75 फीट का है और ये 100 फीट का है, तो ये टोटल 100 कितने का हो जाएगा। इसकी दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी 175 फीट की। हम हमसे पूछा है इसका वो बताओ कितना होगा, इसकी हाइट बताओ। तो अगर ये 40 से पहले से, ये अगर 6 है तो ये 34 हो जाएगा, ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा, सॉरी ये अगर ये हाइट 40 है और ये, तो ये कितनी हो जाएगी h-40, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, ये वाला और ये वाला जो रेक्टेंगल है, बड़ा वाला, और एक ये वाला रेक्टेंगल, है ना, ये वाला रेक्टेंगल और एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे,
अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी सी डी ई, तो ट्राइंगल ए डी ई है ना, और ट्राइंगल ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब ये जो डी ई की लेंथ है वो 34 है, ये ए बी की लेंथ है वो 75 है, ये पूरी लेंथ 175 है, और ये हमको चाहिए एच। तो अब लगा देते हैं यहाँ पे 75/175 इज इक्वल टू 34/h। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके बनेगा 25 3 जा 25 7 जा, ये बनेगा 111.3, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1279.1। h की वैल्यू आ गई, यानी कि जो इतनी वैल्यू थी वो आ गई 79.1। हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टॉलर टावर, तो हाइट ऑफ द टॉलर टावर तो ये पूरी हाइट है, और ये डिस्टेंस आपकी 6 दे रखी है, ये 79.1 है ये वाली, और ये वाली 6 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85.1। अप्रॉक्सीमेटली जो है 85 फीट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at distances p and q from the bases are on the same straight line at 27 degree and 63 degree. What is the height of the tower? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। अगर ये पॉइंट P है एट डिस्टेंसेस, देखिए जैसे जैसे यहाँ पे जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट Q है तो ये 63 डिग्री है, ये पॉइंट P है तो ये 27 डिग्री है। ठीक है, ये हाइट h है, तो tan 27 इज इक्वल्स टू h अपॉन p, tan 63 इज इक्वल्स टू h अपॉन q। tan 63 क्या हो जाएगा, tan 63 आपका cot 27 हो जाएगा, cot 27 मल्टीप्लाइड बाय tan 27 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि h स्क्वायर अपॉन पी क्यू की जो वैल्यू 1 है, तो h स्क्वायर की वैल्यू पी क्यू है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट पी क्यू। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन नाउ, साइन स्क्वायर 6 प्लस ये वाला साइन स्क्वायर 90, ये साइन स्क्वायर 90 तो 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 84 की बात करें, यहाँ पे आइए, साइन स्क्वायर 84 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 6, तो साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करते करते बहुत सारे पेयर बनेंगे। ठीक है, 6 के टर्म्स में पेयर बनेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर 12, फिर ऐसे करते करते आपके बहुत सारे कुछ पेयर्स ऐसे बनेंगे। साइन स्क्वायर 90 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास ये बचेगा साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48, ये आएगा। ये दोनों आपके मिला के 1 हो जाएंगे, तो यहाँ तक आधे तक इसको टोटल 6 बार ऐड होना पड़ा, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और एक साइन स्क्वायर 90 यहाँ पे एक 1 और है, तो ये एक और 1 ऐड हो जाएगा, तो 7 बार यहाँ पे ऐड हुआ और एक यहाँ पे 8 बार ऐड हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे फिर से इसको देखना पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस माइनस साइन प्लस साइन प्लस कॉस माइनस 1, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस माइनस कॉस प्लस 1, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आंसर कितना आ जाएगा 0। एक्सप्रेशन पे आते हैं इस वाले, देखिए अब व्हाट इज दिस इनटू दिस प्लस दिस इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो cot x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cot x cot y -1, है ना, अपॉन में cot x प्लस cot y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अच्छा, अब कॉट एक्स प्लस कॉट वाई लिखा हुआ है, इसको यहाँ ले आते हैं। नहीं तो आप एक काम करिए, आप डायरेक्टली ना कि आप बस एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि आप कॉट को ही टैन में बदल दो, हाँ, कॉट को आप टैन में इंटरचेंज कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन वाई इंटू 1 माइनस 1 बाई टैन एक्स टैन वाई प्लस 1 अपॉन टैन एक्स प्लस 1 अपॉन टैन वाई माइनस 1 इंटू 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? टैन एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, टैन एक्स प्लस टैन वाई। एक काम करते हैं, इसको नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि what is tan x plus tan y into 1 minus cot x cot y plus cot x cot y cot x plus cot y into 1 minus tan x tan y। ठीक है, ये गिवन है हमको। अब तो क्या हो जाएगा? tan x प्लस tan y इंटू 1 माइनस 1 अपॉन tan x इंटू tan y प्लस 1 अपॉन tan x प्लस 1 अपॉन tan y इंटू 1 माइनस tan x tan y। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा आपके पास tan x प्लस tan y अपॉन में tan x tan y इंटू tan x tan y माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस tan x प्लस tan y अपॉन tan x tan y इंटू, अब माइनस को अगर बाहर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan x tan y माइनस 1। तो देखिए ये पूरा का पूरा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0। राइट, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। नेक्स्ट वाले पे आता है sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर आपके पास आ जाएगा sec x माइनस tan x अपॉन 1। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, या तो ये आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है बाई चांस तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x। वही सेम चीज़ है, चाहे तो ये आएगा नहीं तो ये आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 63 अपॉन 16। देखिए अगर ये थीटा है, कॉट थीटा की वैल्यू 63/16 है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस 65 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है क्या? 13, 63 और 65। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 16/65। कॉस थीटा की वैल्यू है 63/65। आंसर कितना हो जाएगा? 979/65। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, पहले फिलहाल इसकी वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखूंगा, तभी तो जाके एक्सप्रेशन आएगा प्लस 4। और ध्यान से देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही लिखा है, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, A rectangle is 48 centimeter long and 44 the diagonal makes an angle theta with the longer side, then what is sec theta? देखिएगा ये 48 है, ये 14 है। Then if the diagonal makes an angle theta with the longer side, then what is this expression equal to? तो हमको ये निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? इसका हाइपोटेनस 48 का स्क्वायर 64 आएगा 4 और 6 आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 0, तो ये 50 हो जाएगा। देख लेते हैं शायद हो जाए। 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 6 38 2 3 9 4 0 2 3 2 3 0 4 की वैल्यू 196 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0
1012500 और 2500 का अंडर रूट कितना होता है 50, तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 50। ठीक है, हमसे कह रहा है कि थीटा में डायगोनल मेक्स एन एंगल थीटा विद द लॉन्गर साइड, तो ये थीटा हो जाएगा बिकॉज दिस इज द लॉन्गर साइड और ये हमारा डायगोनल है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/48। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/14। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100, 6,000 तो 300, दैट इज इक्वल टू 350/84। सॉरी मैंने 48 को गलती से वो कर लिया, मिसलीड कर लिया। ये इन दोनों का एलसीएम बेसिकली 168 आ जाएगा। ठीक है, 168 आएगा, तो 48 इंटू कितना हो जाएगा ये तो 48 इंटू 3.5, 50 इंटू 3.5 यानी कि 5 इंटू 35, 135 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 12, तो हो जाएगा 600, है ना। सॉरी ये 175 होगा, 175 बिकॉज 48 इंटू 3.5 है, तो 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 175। तो दोनों का एलसीएम 168 आ रहा है एक तरह से, एंड कितना हो जाएगा 775/168 है। आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ्स दिस। अब यहाँ पे रख के देख लीजिए, मैं फिर रख के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगाइए तो आपके पास अपने आप आंसर चल के आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आप देखेंगे ध्यान से, z/x दो बार आ रहा है, y/z दो बार आ रहा है, x/y दो बार आ रहा है, तो उसका सेमी पेरीमीटर लेंगे तो क्या आ जाएगा x/y प्लस y/z प्लस z/x, ये आ जाएगा अंडर रूट s इंटू s माइनस ए। s माइनस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा x/y, s माइनस बी कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा y/z, और ये कितना करेंगे तो z/x आ जाएगा, z से z, x से x, y से y कैंसिल, तो मेरे पास एरिया कितना बचा ये वाला अंडर रूट x/y प्लस y/z प्लस z/x। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया है स्केलिन ट्रायंगल का। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द इंक्लूडेड साइड इज √3+1, व्हाट इज द एरिया। एरिया होता है हाफ, अच्छा इंक्लूडेड साइड बोल रहा है ना, हाफ ए बी साइन सी। वैसे तो होता है कि जब हमें दो साइड दी हो इंक्लूडेड एंगल हो, लेकिन यहाँ पे दो इंक्लूडेड एंगल है, तो अगर मतलब एक ऐसे कोई ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 105 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला साइड जो है आपका √3+1 है, तो ए दिस अपॉन साइड sin 105, ठीक है, इज इक्वल टू दिस साइड, सपोज इस साइड को भी बोलते हैं, साइड को भी अपॉन sin 30 इज इक्वल टू c अपॉन sin 45, ये हो जाएगा। sin 105 कितना होता है sin 90 इंटू 1 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू cos 15। cos 15 की वैल्यू कितनी होती है cos 45 माइनस 30, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो √3+1/2√2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, है ना। 2√2 इज इक्वल टू b अपॉन sin 30 इज इक्वल टू c अपॉन sin 45, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो 2 ऊपर जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी √2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, तो 1/√2 ऊपर जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नाउ अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए हाफ ए बी साइन सी, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2, तो निकाल दीजिए हाफ इंटू 2√2, या फिर आप इन दोनों का साइड पकड़िए, ये वाला साइड और ये वाला साइड पकड़िए और इंक्लूडेड एंगल लगा दीजिए sin 30 वाला, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू √3+1 इंटू sin 30 विच इज हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, तो √3+1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है।
ABCD इज अ प्लेट इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास. EF इज अ लाइन पैरेलल टू DA, ABCD. EF इज अ लाइन पैरेलल टू एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ O ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि उसके सिमेट्रिक सेंटर से पास कर रहा है लाइन EF. E lies on DC and F lies on AB. The triangular portion DOE is cut out from the plate ABCD. What is the area of the remaining portion? तो ये हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन टू द होल. तो देखिए जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है ना. जो ये आपका जो ये होता है, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है आपका, सपोज पैरेललोग्राम का एरिया 1 था, तो DAC का एरिया 1/2 हो जाएगा. हो जाएगा. या फिर अब ये बात और कह सकते हैं क्या कि यदि मैं इस वाले को लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो मैंने यहाँ पे दो डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं ऐसे, ये और ये, मैंने ट्रायंगल BCD को लिया, राइट. ट्रायंगल BCD को लिया है ना, ट्रायंगल BCD को लिया. हमसे बोल रहा है कि ट्रायंगुलर पोर्शन DOE इज कट आउट फ्रॉम द प्लेट ABCD. इस प्लेट में से ट्रायंगल DOE को कट आउट कर दिया गया. अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल DOE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCB या फिर ट्रायंगल BCD. ट्रायंगल BCD के सिमिलर है ट्रायंगल DOE, है ना. और अगर आप ध्यान से देखें तो E जो है वो DC का मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज O इज ऑल्सो मिड पॉइंट. O जो एक सिमेट्रिक पॉइंट है, यानी कि जो O है वो DEB का मिड पॉइंट है और E जो है वो DC का मिड पॉइंट है. सो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट. यानी कहने का मतलब है कि EP जो है वो हाफ ऑफ BC है, राइट. अगर EP हाफ ऑफ BC है तो जो ट्रायंगल DOE का एरिया है और ट्रायंगल BCD का जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू EP EO, sorry, not EP, EO अपॉन BC का होल स्क्वायर. EO अपॉन EO की वैल्यू कितनी है, BC/4. तो 1/4 का, सॉरी, EO की वैल्यू है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4. तो जो ट्रायंगल DOE है उसका एरिया कितना है 1/4 ऑफ ट्रायंगल BCD. और जो ट्रायंगल BCD है दैट इज नथिंग बट half of the area of parallelogram ABCD. that is area of triangle DOE is 1/8 of the area of the parallelogram. ठीक है. जो ये वाला पोर्शन है ट्रायंगल DOE का वो 1/8 टाइम ऑफ पैरेललोग्राम. हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 7/8 टू द प्लेट और टू द होल कितना है 1. तो आंसर कितना हो जाएगा 7/8. ठीक है. टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 20 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर. इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, then which of the following is correct. यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है ना, ये 20 है, ये कितना होगा. अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, कॉमन टेंजेंट की लेंथ 24 है तो ये 12 हो जाएगा. अगर ये 20 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 144 6 5 256. 256 कितना हो जाएगा 16. तो ये तो 16 हो गया. अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है. अब इसका रेडियस कितना गिवन है 16. 16 कितना 256 माइनस 144 कितना हो जाएगा 211 112, है ना. तो 112 का रूट कितना हो जाएगा √4 इंटू 4 इंटू 28. ठीक है. तो 4 इंटू 7 यानी कि 4√7. ये कितना हो जाएगा 4√7, है ना. तो मेरा जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है हो जाएगा 16 + 4√7. ठीक है. 16 + 4√7. इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 16 + 4√7. तो √7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से या फिर एक अंदाज़ा लगाएं. तो जो √7 की वैल्यू होगी वो
2√2 से कम होगी थोड़ी, 1.412, 2 4 जा 2.82 है ना, तो ये समथिंग अराउंड 2.5 के आसपास आएगी, तो 0 10 तो हो जाएगा 26। 2.5 या 2.5 से ज़्यादा भी आ सकती है, तो 2.5 पॉइंट समथिंग कुछ नियर इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर AB एंड AC at 2 chords that AB is equal to AC is equal to this, then what is the length of chord BC? AB AC ये हो गया 8, ये हो गया 8, हमको इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे क्या है ना, ये x हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 - x, ठीक है, ये y हो जाएगा, तो ये भी y होगा, है ना, ये पूरा 8 है, ये पूरा 10 है, तो ये पूरा 6 हो जाएगा, तो बस फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, अब इसको नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल में एक कॉर्ड ऐसे बनी है AB और एक कॉर्ड बनी है AC, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे ड्रॉ किया, ये ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, ये यहाँ पे O पे आके मिल रहे हैं। अब ये आपका यहाँ पे कहीं सेंटर होगा सर्कल का, ये जो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, और हमको एक चीज़ और दे रखी है कि रेडियस 5 है, ठीक है, तो अब ये अगर मैं इस वाले लेंथ की y मान लूँ, ये y हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 10 - x, और ये पूरा 10 है, ये पूरा 8 है, तो ये पूरा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रायंगल ACO में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो 64 इज इक्वल टू x² + y², और ट्रायंगल DOC में कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू y² + 10 - x का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा x² + x² - 100 - x² + 20x इक्वल टू 66 28 है ना, तो कितना हो जाएगा 20x इक्वल टू 128, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 64, x की वैल्यू आ जाएगी 6.4, तो 64 - 6.4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 64 - 64/10 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पास हो जाएगा अंडर रूट में 6400 - 64 का स्क्वायर अपॉन 100, ये हो जाएगा 10, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बिकॉज ये y की लेंथ आ रही है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y की लेंथ आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 √2 टाइम्स 6400 - 64 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6400 - 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 256 4 2 38 6 9 4096 - 4096 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 4032 2304 क्या होता है, इस किसका स्क्वायर रूट होता है 48 का, है ना, तो 48/5 5 9 is 45 30 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 सर्कल्स टच इंटरनली ऐसे, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 मीटर, कहने का मतलब है कि R1 - R2 की वैल्यू 4 है, द सम ऑफ द एरियाज इज दिस पाई R1² + R2² इज इक्वल टू 136 पाई, R1² + R2² की वैल्यू 136 है, तो R1 माइनस कितना हो जाएगा, व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए
11 और 7 को देखिए, 11 स्क्वायर आपका हो जाएगा 121 है ना, और 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 136 आ रहा है नहीं। 10 स्क्वायर अगर आप यहाँ देखेंगे, 6 स्क्वायर देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 माइनस 6 यहाँ 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 136 यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। If the area of a square circle and a square are same, then what is the ratio of the perimeters? Pi r square is equal to s square, तो s by r, या फिर हमसे पूछा है रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स का रेशियो क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4s, तो पाई बाई 2 आर बाई एस, यहाँ से आर बाई एस का रेशियो कितना आ रहा है 1 अपॉन रूट पाई, तो आर बाई एस हो जाएगा 1 अपॉन रूट पाई, तो पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन रूट पाई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई बाई 2 है ना, रूट पाई बाई 2। नेक्स्ट, a circle of diameter 8 centimeter is placed in such a manner, a circle of diameter 8 centimeter is placed in such a manner that it touches two perpendicular lines. The another smaller circle is placed in the gap such that it touches the smaller. देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको रफ में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट इट टचेस 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमारे पास ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है ऐसे, इन दो को टच कर रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि देन अनदर स्मॉलर सर्कल इज प्लेस्ड इन द गैप सच दैट इट टचेस द लाइंस इन द सर्कल, यानी कि इस गैप में एक स्मॉलर सर्कल ऐसे प्लेस किया गया। हमसे पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, हमसे पूछा डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल बता दो। तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, इस वाले सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से मैं अगर लाइन खींचूंगा तो ये इसके सेंटर से ऐसे पास होते हो जाएगी, सेंटर से ऐसे पास होते हो जाएगी, होते हो जाएगी, होते हो जाएगी यहां तक, राइट, ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं ये ऐसे, तो ये एक आपका स्क्वायर बन रहा है ना, ये आपका स्क्वायर बन रहा है ऐसे। ये लेंथ है आपकी 4, ये लेंथ है आपकी 4 है, ठीक है। यहां पे भी ऐसे कुछ सेम ऐसे स्क्वायर बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी साइड ये देखिए रेडियस 4 है, ये 4 है, तो जो ये वाला बड़ा सा स्क्वायर है इसका जो डायगोनल लेंथ आएगा ये वाला, ये मैं इसको फिर से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं इस वाले सर्कल को मैक्सिमाइज करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कल कुछ ऐसे बना है, ऐसे है ना। ये जो पूरी लेंथ आ रही है इस पूरे की, ये है बेसिकली इस स्क्वायर का डायगोनल, इस स्क्वायर का डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 4√2, अच्छा, और ये लेंथ है 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी लेंथ 2r है, यहां से भी एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, ये r है, ये r है, तो ये r√2 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन r√2 हो जाएगा, यानी कि r√2 माइनस r। ध्यान से देखिएगा, इतनी पोर्शन जो बच रही है ये वाली, ये r√2 माइनस r हो जाएगी, क्योंकि r√2 ये पूरा है और ये r है, तो r√2 माइनस r ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं वही बनाता हूँ, ये बनाया मैंने 4√2, ठीक है, ये पूरा बनाया मैंने 4√2, ये है पूरा 4, ठीक है। तो 4√2 माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी कि इस पूरे में से यदि मैं माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब ये आएगा, ये पूरा आएगा। इसकी लेंथ तो 2r है, प्लस ये इसकी लेंथ क्या है 2r√2 माइनस r, बस निकाल दीजिए यहाँ से, r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितना आ जाएगा 4√2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू r। तो √2 माइनस 1 से रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू, अब मुझे चूंकि डायमीटर चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, 8 इंटू 3 माइनस 2√2 दैट इज इक्वल टू 2r एंड दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है। 8 इंटू 3 माइनस 2√2, आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 2√2। द थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर इज 1 फुट, द इनर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 फीट। अब देखिए ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम नीचे रफ में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर दूंगा। द थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर इज 1 फुट, इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 फीट। सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस 3 फीट है, फिर यहाँ पे एक थिकनेस है ऐसा,
and the height is 7 feet. To paint the inner surface, it requires 1 liter of a particular color. How much quantity of the same color is required to paint all the surfaces of the cylinder? ठीक है, तो इसको रफ में करते हैं नीचे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा. देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर 1 फुट है. जो थिकनेस है हमारी, जो मोटाई है सिलेंडर की, वो है 1 फुट. द इनर रेडियस इज 3 फीट, देयरफॉर द आउटर रेडियस विल बी 4 फीट, हाइट इज 7 फीट, है ना. टू पेंट द इनर सरफेस, जो इनर सरफेस है हमारा, उसको पेंट करने के लिए 1 लीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 1 लीटर की, है ना. टू पेंट द इनर सरफेस इट रिक्वायर्स 1 लीटर ऑफ अ पर्टिकुलर कलर. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सेम कलर इज रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द सर्फेसेज ऑफ द सिलेंडर. तो देखिएगा ध्यान से, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल एच, दैट इज इक्वल टू 44/7 इंटू इनर रेडियस क्या है 3 और हाइट क्या है 7, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 132 फीट स्क्वायर ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि इनर सरफेस को पेंट करने के लिए 1 लीटर चाहिए, यानी कि 132 फीट स्क्वायर को पेंट करने के लिए इनको 1 लीटर चाहिए. ठीक है, देयरफॉर 1 फीट स्क्वायर विल बी पेंटेड इन 1/132 लीटर. ठीक है, 1 फीट स्क्वायर को पेंट करने के लिए हमें इतना लीटर पेंट चाहिए होगा. तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, TSA. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम, है ना, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ये हो जाएगा. ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं कितना, 132. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल h, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 7, कैंसल आउट 176 फीट स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम कितना हो जाएगा, टॉप और बॉटम दोनों इक्वल है तो डबल कर देंगे बस, और पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 16 - 9, दैट इज 7, कैंसिल हो गया 44 फीट स्क्वायर. तो जो मेरा टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसका एरिया 44 फीट स्क्वायर आया, है ना. और जो मेरा आउटर कर्व्ड सरफेस था 176 आया, और इनर वाले का तो 132 आ रखा था. तो टोटल मुझे पेंट कितना चाहिए होगा, 132 प्लस 176 प्लस 44, तो 2 1 8 11 15 352, है ना. तो 352 फीट स्क्वायर टोटल इनका एरिया आ रहा है ना. 1 फीट स्क्वायर को पेंट करने में 1/132 लीटर चाहिए, तो 352 फीट स्क्वायर को पेंट करने में 352/132 लीटर पेंट चाहिए होगा. तो कितना हो जाएगा ये, 4 33 4 8, तो 11 3 इंटू 8, तो 8/3 लीटर पेंट हमको चाहिए होगा. और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमको बोला था इनर सरफेस एरिया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा था, ना कि टोटल सरफेस एरिया की, राइट. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 8/3 लीटर्स. ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि टू पेंट द इनर सरफेस, अब इनर सरफेस में हमको सिर्फ कर्व्ड सरफेस लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इनर का, हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है. इसमें कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे 2 पाई R H प्लस R, ये ले लेंगे. उनको लगेगा कि इसको पेंट करने के लिए इतना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ इनर सरफेस बोला हुआ है, उसने सिर्फ इनर सरफेस बोला है. आपको ऊपर और नीचे के सरफेसेस को कंसिडर नहीं करना है, उसने सिर्फ इनर सरफेस बोला हुआ है, राइट. नेक्स्ट वाले पे सवाल आता है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज. If one side of a rectangle is of length numerically equal to the side of the square of length of the side of the square, सपोज स्क्वायर के साइड की लेंथ s है, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, s स्क्वायर, और इसी s स्क्वायर का जो है वो एक रेक्टेंगल की लेंथ है ना. ठीक है, ये हो गई रेक्टेंगल की लेंथ. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, s स्क्वायर
लेंथ बोल के रखा है ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया सेम है, हमने स्क्वायर की एक साइड को एस दिया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि उस साइड का स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल की साइड होगा, यानी कि ये जो साइड है उसका स्क्वायर वो एक रेक्टेंगल की लेंथ होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो अब जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम एरिया, तो डेट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी एस स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 1 ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पार्ट ऑफ द डायगोनल्स विद द लॉन्गर साइड। देखिए सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। हमसे पूछा देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल विद अ लॉन्ग साइड। ये ऐसे है, एक डायगोनल ऐसे जा रहा है, ठीक है। 4x 3x या 4x इसको ले लीजिए, तो ये 3x हो जाएगा, ये 3x और ये 4x। थ्री एक्स ये 4x और ये 4x। हमसे बोला देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल्स विद अ लॉन्गर साइड टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल्स विद अ शॉर्टर साइड। पार्ट ऑफ द डायगोनल्स विथ अ लॉन्ग साइड, देखिए लॉन्ग साइड के डायगोनल्स अब देखिए ये जो दो पार्ट्स हैं ये वाले, ये और ये लॉन्गर साइड से बना रहे हैं ट्रायंगल का ये वाला एरिया है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल का एरिया। हमसे पूछ रहा है कि रेशियो बताओ इसका और इसका रेशियो क्या होगा, है ना। हमसे पूछा है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इनके इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो कितना होगा, है ना। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल्स विथ अ लॉन्गर साइड टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल विथ अ शॉर्टर साइड, ठीक है। तो देखिए एरिया तो आपका वही है हाफ इंटू 12x स्क्वायर, ये आपका एरिया है ना, यानी कि 6x स्क्वायर आपका एरिया है। अब इस 6x स्क्वायर वाले एरिया में यदि आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसकी हाइट 3x/2, और यहाँ से यदि मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 2x हो जाएगा। यदि मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है ये जो कि लॉन्गर साइड से डायगोनल बनाया, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 4x इंटू 3x/2, यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से यदि मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 3x इंटू 2x, तो यहाँ से 2 से 2 तो यहाँ भी 3x स्क्वायर, यानी कि ये वाला एरिया जो कि लॉन्गर डायगोनल का जो कि लॉन्गर साइड का जो पार्ट है वो, और ये वाला जो एरिया वो जो कि शॉर्टर साइड का पार्ट है वो, उन दोनों के पास सेम एरिया दैट इज 6x स्क्वायर एंड 6 दैट इज 3x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1:1। सपोज अ सेक्टर इज फाउंड बाय रिमूविंग अ रीजन इज फाउंड बाय रिमूविंग अ सेक्टर ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम अ सर्कुलर रीजन, रेडियस 30 फीट, 30 फीट का रेडियस है, 20 डिग्री का हमने सेक्टर रिमूव कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 900 फीट माइनस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर कितना हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, दैट इज 900 इंटू थीटा 20 इंटू पाई बाई 180। ये मेरे पास हो जाएगा किसका, सेक्टर का एरिया, किसका एरिया, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया। तो हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 900 पाई बाई 18, ये हो जाएगा 50 पाई। तो इसमें से 50 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 850 पाई विल बी द आंसर, ठीक है ना। हमसे किसकी बात कर रहा है, हमसे इस वाले पूरे पोर्शन की बात कर रहा है, यानी कि जब हमने सर्कल में से इस वाले सेक्टर को रिमूव कर दिया तो मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ABCD इज द पैरेललोग्राम वेयर AC and BD आर द डायगोनल्स, इफ BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ADB, यानी कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है कि एंगल ADB जो है 90 डिग्री है, ACBD डायगोनल है और ये 90 डिग्री आ रहा है ऐसे, ठीक है। एंगल ADB व्हाट इज BD स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल BAD कितना है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा BD स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा एकदम कोई इसमें वो वाली बात ही नहीं है। पहली बात अगर AB के फॉर्म में बोल रहा है तो देखिए आपको ये एक रूल आपको पता होना चाहिए, A अपॉन साइन A
इज इक्वल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, आपको पता है। तो देखिए हमको बी डी पूछ रहा है, तो बी डी साइड लेनी है और उसके ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि 60, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन 60, बी डी अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 90, ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल दैट इज साइन 90। तो साइन 60 तो √3/2 होता है ना, तो 2/√3 हो जाएगा इसका, 2/√3 बी डी इज इक्वल टू ए बी। तो बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 3/4, ए बी स्क्वायर 3/4, ऑप्शन नंबर बी। आपको ये वाला जो साइन वाला जो होता है ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ऐसे कुछ आपको रिलेशंस मिल जाएंगे जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, इन हैंडी होते हैं, जैसे हाफ ए बी साइन सी और कोसाइन का फॉर्मूला जो होता है, और आपका ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, एक्स सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, ये सब के सब जो होते हैं आपके पास इन हैंडी होने चाहिए। अ लाइन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ लाइन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी मीट्स डी सी इन पी बी एंड बी सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, यानी कि यहाँ मिल रहा है और बी सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, यानी कि जब मैंने बी सी को यहाँ प्रोड्यूस किया तो यहाँ आके यहाँ पे कहीं क्यू पे मिल रहा है। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी ए है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू। तो देखिए कैसे ये फॉर्म होगा। अब ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट आ जाएगा। अच्छा, ये वाली जो साइड है डी पी दैट विल बी इक्वल टू पी सी, क्योंकि हमको दे रखा है कि पी जो है इसका मिड पॉइंट है, और ये वाला जो एंगल है ये दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना, this angle will be equal to this angle, why, because they are vertically opposite angles, है ना, they are alternate interior, है ना, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है, AD लाइन पैरेलल है, और ये BC वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है AQ, तो जो ये वाला एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस वाला एंगल, दैट मीन्स दीज आर alternate interior angles and these are always equal। तो हम देख सकते हैं कि AAS है ना, AAS वाली कॉन्ग्रुएंसी से AAS वाली कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल DAP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल PCQ। व्हाई? बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज हैविंग इक्वल एरिया। अब हमसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल QAB इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ PCQ, मतलब QAB कहाँ है, QAB, अच्छा QAB इज ट्वाइस दैट ऑफ PCQ। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये ट्राइंगल QAB हो गया, ट्राइंगल QAB और ट्राइंगल PCQ, ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस वाला एंगल। व्हाई? बिकॉज दिस आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ए एक्सियम से हमने प्रूव कर दिया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरिया ऑफ PCQ अपॉन एरिया ऑफ ABQ, उनका जो रेशियो है वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि PC अपॉन AB के होल स्क्वायर के बराबर होगा। PC क्या है मेरा, हाफ ऑफ, अब AB क्या है, AB चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, AB की वैल्यू DC के बराबर है, तो PC अपॉन DC का होल स्क्वायर, और अभी हमने देखा कि PC जो है वो हाफ ऑफ DC है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। तो PC की वैल्यू हाफ ऑफ DC हो गई, DC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। यानी कि जो ट्राइंगल ABQ है, PCQ का एरिया अपॉन ABQ का एरिया जो है 1/4 आ रहा है, तो ABQ का एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ PCQ, है ना। QAB का जो एरिया है वो ट्वाइस की जगह 4 टाइम्स होगा, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 1 ओनली, ठीक है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ इज टू बी डग आउट टू डिग अ वेल ऑफ रेडियस दिस। क्यूबिक मीटर्स मतलब क्यूबिक, अब अर्थ को निकालना है, अर्थ को वॉल्यूम के टर्म्स में निकालेंगे, और तब भी अगर आपको नहीं, अगर इसको आप गेस कर पा रहे हैं तो आप इसकी यूनिट से भी देख सकते हो, यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, क्यूबिक मीटर से वॉल्यूम में आता है। तो हमको इतना वेल बनाना है, वेल किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वेल सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो यदि मैं इसका वॉल्यूम निकाल दूं
तो मुझे उतनी अर्थ की रिक्वायरमेंट होगी इस वेल को बनाने के लिए। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 7/5 इंटू एच। 5 से 5 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 154/5 कितना हो जाएगा, 3 1 31.6 सॉरी 30.6 है ना। एक मिनट, कितना हो जाएगा ये 154/5, 5 3 15 0 30.8, हाँ 30.8 क्यूबिक मीटर जो है अर्थ की रिक्वायरमेंट होगी। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एक्स एंड वाई देन व्हाट इज इट्स एरिया। तो सबको पता है हाफ एक्स वाई होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, यदि हमारे पास उसके जो डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है ना, तो जो प्रोडक्ट होता है, जो एरिया होता है उस क्वाड्रिलेटरल का, वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स मल्टीप्लाइड बाई द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एंगल बिटवीन देम। अब चूंकि रोम्बस में जो एंगल होता है डायगोनल्स के बीच वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे साइन 91 हो जाता है, दैट्स वाई द आंसर इज पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2, और इन दिस केस दैट इज एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री देन व्हाट आर द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये सीधे सीधे दिख रहा है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो यदि मैं सबको 1 1 1 कर दूंगा तो ये 3 4 और 5, देखिए सिंपल सा आ गया यहाँ पे। अगर मैं एक्स वाई और जेड को 1 रखूंगा तो सीधे सीधे हमको 3 4 और 5 दे देगा, दैट इज अ पाइथागोरियन वेल नोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, वेल नोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस इज अ 90 डिग्री, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, और 5 देखिए सबसे बड़ा है, फिर 4 सबसे छोटा है, फिर 3 है। तो जब तक हम एक्स को ऐसे 1 1 रखेंगे तभी जाके ये संभव हो पाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कम सर्कल्स दैट अ ट्रायंगल कैन हैव। अ ट्रायंगल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ ओनली वन सर्कम सर्कल। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ यूनिक सर्कम सेंटर ऑफ एवरी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक यूनिक सर्कम सेंटर होता है, और उस यूनिक सर्कम सेंटर की मदद से हम एक सर्कम सर्कल बना पाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ यूनिक सर्कम सर्कल। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल of 30 degree, then which of the following is an approximate length of the arc। रेडियस की वैल्यू है 6, हमसे पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द आर्क बताओ, यानी कि इस आर्क की लेंथ बताओ। हमको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, जो आर्क लेंथ होती है वो रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा होती है, थीटा इन रेडियंस, ठीक है। तो आर कितना है 6, 30 आ जाएगा 30 इंटू पाई बाई 80, पाई कितना है 22/7 इंटू 1/80, ये हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 22/7 का आंसर कितना आ रहा है 3.14, दैट इज इक्वल टू पाई, नियरली इक्वल टू पाई। आंसर कितना आ जाएगा 3.14। A ladder 5 meter long is placed in a room so as to reach अब देखिए इस क्वेश्चन को नीचे रफ में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से बोल रहा है क्या कि a ladder 5 meter long is placed in a room so as to reach a point 4.1 meter high on a wall, and on turning the ladder over to the opposite side of the wall without moving the base it reaches a point 1.4 meter high। बहुत ही सिंपल है। ऐसे एक रूम इमेजिन करिए, आपके पास एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक लैडर ऐसे रखी है, अगर एक साइड पे इसको टिल्ट करते हैं तो जो 5 मीटर लॉन्ग लैडर है वो 4.8 मीटर हाई जाती है ऑन अ वॉल, एंड ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द वॉल विदाउट मूविंग द बेस। बेस यहीं पे है, अब हमने लैडर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो लैडर कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी, और फिर वो 1.4 मीटर हाई पे थी। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रूम, हमको जो है रूम की चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। अब तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये एक्स आ जाएगा, इसमें लगाएंगे तो वाई आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई को निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 4.8 का स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर। तो 4.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 6 38 2 3 9 402304, ठीक है। तो अंडर रूट 25 माइनस 23.04 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस 1.96, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में
25.00 माइनस 23.04, 2.96, सॉरी 1.96, तो कितना हो जाएगा 1.96 प्लस अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा 25.00 माइनस 1.96, 403, 23.04, तो 1.96 किसका होता है अंडर रूट 1. यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ अंडर रूट 196/100 प्लस अंडर रूट 2304/100. अभी हमने देखा 196 किसका होता है 14, तो इसका कितना हो जाएगा 10 प्लस 2304 किसका होता है 48 का, तो हो जाएगा 48/10, तो 1.4 प्लस 4.8 21, तो 6.2 है ना. तो फाइनली जो मेरे पास जो ब्रेथ ऑफ द रूम आ जाएगी वो आ जाएगी 6.4 मीटर की, सॉरी 6.2, हाँ 6.2 मीटर की जो है वो मेरे पास ब्रेथ ऑफ द रूम आ जाएगी. यहाँ पे बस इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, इस वाले में पाइथागोरस लगाना था, जिससे कि इन दोनों की ब्रेथ आ जाती और फिर टोटल ब्रेथ को हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6.2 मीटर. अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर प्लेट कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क. एक सर्कुलर डिस्क है, तो यहाँ से लार्जेस्ट स्क्वायर कितना कट किया जा सकता है. लार्जेस्ट स्क्वायर जो कट किया गया है उसका जो डायगोनल का लेंथ होगा, सपोज उसका साइड ऐसे है, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो √2s हो जाएगा, है ना. और वो √2s एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट स्क्वायर कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 1 यूनिट, यानी कि जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट इसके बराबर होगा, √2s की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2. हमसे बोला एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा ऐसे स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर. √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. आउट ऑफ 4 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ रेडियस आर 3 balls are placed on a plane such that each ball touches the other 2 balls. The 4th ball is placed on them such that this ball touches all the 3 balls. What is the distance of center of 4th ball from the plane? अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से. अभी हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल बॉल्स है रेडियस आर की, ठीक है. 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं रेडियस आर की, जिनमें से 3 बॉल्स हैं वो प्लेन पे रखी हैं ऐसे, टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को ऐसे टच कर रही हैं ये. अब द 4th बॉल इज प्लेस्ड ऑन देम सच दैट दिस बॉल टचेज ऑल द 3 balls. यानी कि अगर आप एक इमेजिन करिए, सपोज आपके पास एक टेबल रखा है, उस टेबल में आपके पास 3 कंचे हैं या 3 बॉल हैं, उस 3 बॉल के ऊपर एक और बॉल रखी हुई है ऐसे, ठीक है. तो आपके पास एक कुछ ऐसा शेप बनेगा, ऐसा एक ट्राइंगल ऐसा, जहाँ पे प्लेन के सेंटर है ऐसे, और एक जस्ट इसके ऊपर है ना, ये सेंट्रॉइड वाला केस ये. तो एक तरह से ये जो है आपका, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि पिरामिड शेप बन गया है ना, ये आपका जो है पिरामिड शेप बन गया, जो कि 4th बॉल का सेंटर यहाँ पे है, और इन तीनों बॉल्स का जो ट्रायंगल फॉर्म करने वाला जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पे है. तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ 4th बॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेन, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है. तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी इमेजिन कर पाए, तो यहाँ पे जो बॉल रखी हुई है उसका अपना खुद का एक रेडियस होगा, प्लस जो हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन होगा, ये जो आप इसको बोलते हो ना, ये टेट्राहेड्रन है, इसका जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका √2/3 इंटू बेस ऑफ टेट्राहेड्रन, नाउ ये जो सेंटर है ये वाला, ये इसका और ये वाला, ये आर है, ये आर है. तो जो एक टेट्राहेड्रन बन रहा है उसकी जो साइड है वो 2r की साइड है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ठीक है. तो जो डिस्टेंस होगी उस 4th बॉल की, उसके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी 4th बॉल से इस वाले सेंटर से, वो कितनी हो जाएगी, दिस बेस प्लस द रेडियस ऑफ इट्स बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है. ये जो बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो टेट्राहेड्रन बनेगा है ना, उसके टिप पे बॉल रखी हुई है बेसिकली ऐसे, कुछ ऐसा समझिए. ये r है और ये वाली हाइट आपको h दी जाएगी, ठीक है. तो h r प्लस h जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. h क्या हो जाएगा √2/3 इंटू बेस ऑफ टेट्राहेड्रन, √2/3 बेस ऑफ टेट्राहेड्रन कितना है 2r, ठीक है. और रेडियस ऑफ द बॉल तो r है ही, तो कितना हो जाएगा r प्लस √2/3 इंटू 2r, तो √3r प्लस 2√2r/√3 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. आपको
जो है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन इज √2/3 टाइम्स द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो टेट्राहेड्रन की जो हाइट बनेगी वो उस सर्कल का जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको टच करेगी, जो टेट्राहेड्रन का जो टिप होगा, इसलिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसके सेंटर की डिस्टेंस उस प्लेन से कितनी होगी, तो वो हो जाएगी h, यानी कि हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन प्लस दिस पर्टिकुलर रेडियस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 + 2√2r √3 यूनिट्स। यहाँ पे आपको जो याद करने वाली बात है कि √3/2 इंटू बेस ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। बेस ऑफ टेट्राहेड्रन होता है आपका हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेज अ स्फीयर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेज अ स्फीयर, यानी कि उसने एक ऐसे स्फीयर को एंक्लोज कर लिया है, ठीक है। इफ P इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड Q इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो उसका डायमीटर होगा, ये जो स्फीयर का डायमीटर है वो एक्चुअली सिलेंडर की हाइट है ना। जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो है डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं डायमीटर ऑफ द स्फीयर को 2r ले लेता हूँ तो h की वैल्यू 2r हो जाएगी। P इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड Q इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, 4πr²। ये आपका हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा Q। तो P और Q को डिवाइड कर देते हैं, कितना बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4πr²। तो P की वैल्यू यहाँ से Q के बराबर आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी आपका 4πr² ही हो गया, ये आपका 4πr² हो गया, ये भी आपका 4πr² है। तो कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू Q। नाउ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट AD इज इक्वल टू BCCA 20 यूनिट्स है। एंगल ABC जो है 90 डिग्री है, तो एंगल ABC 90 डिग्री है यहाँ पे, और D कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ठीक है। AD की वैल्यू 20 यूनिट्स है, DC की वैल्यू 20 है, और CA की वैल्यू 20 है, और BC की वैल्यू 12 है। तो पहली बात, ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, जिससे हमको AB पता चले। AB कैसे पता चलेगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 400 माइनस 196, सॉरी 144। तो 144, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 254, ठीक है। तो 254 प्लस 146 कितना हो जाएगा, 400। तो ये कितना हो जाएगा, √254, है ना। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू √254। √254 हो जाएगा आपका 2 इंटू 127, या फिर ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिएगा इसको यहाँ से काटिए। अब रूट जो आपका 256 होता है वो नियर अबाउट आपका 16 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट जो है इसका आंसर 96 के आसपास आएगा, ठीक है। इस वाले सर्कल का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, और ये आपको ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्विलेटरल दिख रहा है। इक्विलेटरल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू √3 कितना होता है 1.73 इंटू 100, दैट इज़ 173 के अप्रॉक्स इसका एरिया होगा। इसका एरिया 173 है, इसका एरिया 96 है। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 278 के आसपास जो है इसका एरिया आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेट नहीं है, एक तरह से थोड़ा सा इससे कम ही होगा। तो जो इसका आंसर है वो 269 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या, अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लेट PQRS बी अ डायमीटर of a circle of radius 9, the length PQ, QR, RS are equal. PQ is equal to QR is equal to RS. Semicircle is drawn with QS as diameter. What is the ratio of the shaded region to that of the unshaded region? बहुत ही सिंपल है, देखिए रेडियस है बड़े वाले सर्कल का 9, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा πr²/2, पाई इंटू 81/2, ये हो गया इसका इस सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है।
अच्छा, इसमें से ये आपका हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया, इसमें से हमने इस वाले को हटाया, जो इसका रेडियस है ये वाला पोर्शन, दैट इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस 3 है ना, इसका रेडियस 3 है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 9, और इसका इस वाले का एरिया हो जाएगा पाई 9/2, ठीक है। तो बस हो गया, आंसर आ गया आपके पास, पाई 81/2 प्लस पाई 9/2, ये हो जाएगा पूरा अनशेडेड एरिया का रीजन है ना, पाई 81/2 इतने का हो गया, पाई 9/2 इतने का हो गया, ठीक है, अपॉन में पाई 81/2 माइनस पाई 9/2, ये हो जाएगा इस वाले शेडेड एरिया का रीजन, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, पाई/2 इंटू 90 अपॉन पाई/2 इंटू 72, पाई/2 कैंसिल हो जाएगा, 90/72 को रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। देखिए रेडियस 9 है तो डायमीटर 18 होगा, है ना, डायमीटर जो है आपका 18 होगा, यानी कि ये जो पोर्शन है ये 6 और 6 में डिवाइड होगा, है ना, यानी कि इसका रेडियस इसका रेडियस 6 है ये वाला, तो कितना हो जाएगा पाई 36/2, है ना, तो यहाँ पे पाई 9/2 की जगह आपका पाई 36/2 हो जाएगा, और 9/2 की जगह 36/2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा पाई/2 81 प्लस 36 अपॉन 81 माइनस 36, पाई/2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 717 अपॉन 545, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर शेडेड बाय, बेसिकली शेडेड बाय अनशेडेड पूछ रहा है, शेडेड तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 41/117, है ना, हमसे शेडेड बाय अनशेडेड का पूछ रहा है, तो हो जाएगा 3 15 3 39, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो 5:13 जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। हमसे पूछा है बेसिकली रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड, तो शेडेड तो ये वाला है ना, तो पहले इसको लेंगे देन बाद में इसको लेंगे। नेक्स्ट वाले पे आता है, What is the area of the shaded region in the given figure if the radius of each of the circles is 2? बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर मैं ये वाला जो सेक्टर है ना, ये इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों को ऐड करके अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका बचा हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 2, यानी कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, मतलब एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज 4 इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 60 इंटू पाई/180, थीटा हमेशा रेडियंस में रखिएगा, याद रखिएगा, हो जाएगा 2, तो 2 पाई/3। अब ये तो हो गया एक सेक्टर का एरिया, तो टोटल 3 सेक्टर है, तो 3 सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि 16, दैट इज इक्वल टू 4, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 4√3 माइनस 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका इसका एरिया हो जाएगा, जो ये बीच वाला पोर्शन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया माइनस दीज 3 सेक्टर एरियाज। अब इस वाले सवाल को देखिए, तो अगर मैं ये देखिए ये 6 है, ये 6 है, अगर मैं यहां से इसकी डायगोनल की बात करूं, ये कितना हो जाएगा, ये अगर ये 6 है, ये 6√3 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा √36 प्लस 36 इंटू 3 दैट इज 108, तो कितना हो जाएगा 144 दैट इज 12 हो जाएगा। इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो 12 हो जाएगी, और ये डायगोनल जो है आधे आधे पे काट रहा है, तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6। अब चूंकि ये लेंथ 6 है, ये वाली लेंथ 6 है और ये भी लेंथ 6 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। अब देखिए मुझे इसका शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सेक्टर में से मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को इस वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा।
तो पूरे सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 6 यूनिट्स, तो 36 थीटा, थीटा कितना है 120 इंटू पाई बाई 180, ये हो जाएगा 36 इंटू 5, 2 से 60 और 5 से 12, तो 12 पाई माइनस माइनस, अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी इंटू साइन 120, ये हो जाएगा, तो कितना हो गया ये हाफ, ये हो जाएगा 18, 18 इंटू साइन 120 कितना हो जाएगा, साइन 19 टू 1 प्लस 30 कॉस 30 साइन 60 √3/2, तो हो जाएगा 6 √3, तो 12 पाई माइनस 6 √3 जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नहीं तो अगर हम यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 पाई माइनस 2 √3। सॉरी ये 9 हो जाएगा, हाँ 9 √3 होगा, सॉरी 9। तो यहाँ से अगर हम 9 यहाँ बाहर निकालेंगे तो 4 पाई माइनस 3 √3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने बस इस वाले पोर्शन के लिए, ये जो पोर्शन हमको निकालने के लिए कह रहा था ये सेक्टर में आ रहा था, तो हमने सेक्टर के पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का पूरा एरिया माइनस कर दिया, तो हमें रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। अब हमसे बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर y बाई एक्स की वैल्यू 6 है, z बाई एक्स की वैल्यू 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो y हो जाएगा 6x, z हो जाएगा 5x और x हमको दे रखा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है यहाँ से 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, तो 12x की वैल्यू 180 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, है ना। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 15 डिग्री। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विथ ए बी इज पैरेलल वेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना। ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ए बी 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है, सी डी की वैल्यू 7 है और डी ए की वैल्यू 2 है। हमसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बताओ। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम बताने के लिए मेरे को हाइट चाहिए होगी, है ना। तो मैं सपोज इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये 4 है तो अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ तो ये बी हो जाएगा, और 4 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि पूरा जो लेंथ आपको दिया हुआ था सी डी वो 7 था, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 माइनस है ना। या बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 4 3 माइनस है, तो मैं बी की जगह इसको 3 माइनस रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 4 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ से तो हो जाएगा 5, ये कैंसिल 9 माइनस 6 ए, तो 6 ए की वैल्यू हो जाएगी 4, ए की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। ए की वैल्यू जब 2/3 हो गई तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। अब 4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4/9, तो 32/9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये हो जाएगा कितना 4 √3, 4 √2 बेसिकली, है ना। 4 √2/3, एक्स आ गया हमारे पास, हाइट आ गया, और हमारे पास दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ भी है 4 और 7, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द हाइट। तो 4 √2/3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू 22 √2/3 हमारा जो है आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 22 √2/3 इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम। Angles are shown in the given figure. What is the value of angle 1 plus angle 2 and so on? देखिए, अगर मैं इस वाले को एंगल x बोलता हूँ, इसको एंगल y बोलता हूँ, इसको एंगल z बोलता हूँ, इसको एंगल p बोलता हूँ, तो ये वाला भी एंगल p हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल y प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल z प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल p, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो टोटल जो सबको ऐड करेंगे तो जो क्वांटिटी हमको चाहिए वो तो रहेगी, साथ में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p भी रहेंगे, और इन सब की वैल्यू 720 डिग्री है, ठीक है। अब जो हमको चाहिए जिसको हमने t एज्यूम किया है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब ये तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, और हमको पता है कि जो
n माइनस टू इंटू 180 होता है, जो उसका सम होता है पूरे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स को, 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये 360 डिग्री है, ये 720, तो t इज इक्वल टू 720 माइनस 360 दैट विल बी इक्वल टू 360। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या पूछ रहा है हमसे, ये फिगर हमको गिवन है और इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं हमसे, एंगल ए ई एफ 95 डिग्री एंड बी एच एस 110 डिग्री, 95 या 110 है, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा 85, ये 85 हो जाएगा। अगर ये 85 हो जाएगा तो ये भी 85 हो जाएगा। अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155 प्लस x विल बी इक्वल टू 180, सो x विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले पे आता है, क्या बोल रहा है, देखिए एंगल्स वाले बहुत सारे सवाल आए इस बार, अच्छा ये वाला पेपर अच्छा है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AC is parallel to BG. BAC is parallel to BD. If angle EAC 40 degree, this is 55 degree, HAB is equals to X. तो देखिएगा ध्यान से, अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 है ना, वो यानी कि 125, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल है तो ये 125, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब 40 प्लस 55 प्लस x कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 95 प्लस x की वैल्यू 180 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 5, 17, 10, 11, 12, 13, 8, तो जो है 85 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, in the given figure there are three semicircles A B C D A E F and the distance between A and C is 28 units and F is the midpoint, यानी कि ये 14 यानी कि जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस 14 है, छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस 7 है। ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा है ना, ये और ये पूरा हो जाएगा 14, दैट इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज इक्वल टू 7। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द थ्री सेमी सर्कल्स, टोटल एरिया पूछ रहा है तो निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर पाई। अब इसको देखिए, ये वाला सेमी सर्कल ये वाला सेमी सर्कल दोनों एकदम इक्वली हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो अगर मैं इन दोनों सर्कल्स को मिला दूंगा तो एक सर्कल ही बन जाएगा, इन दोनों सेमी सर्कल्स को मिला दूंगा तो एक सर्कल ही बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 49 पाई जो है इसका और इसका दोनों का एरिया हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 बाई 2, तो 2 से 96 पाई है ना, तो 96 प्लस 49 कितना हो जाएगा 96 पाई प्लस 49 पाई 145 पाई, 145 इंटू 22 बाई 7, सॉरी ये 98 पाई हो जाएगा, तो 98 पाई प्लस 49 पाई कितना हो जाएगा 147 इंटू 22 बाई 7, तो 721, तो 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा 22 44 दैट इज 462 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन। अब हमसे इस पूरे शेडेड एरिया का रीजन पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखिए वही सेम चीज़ लगानी है, क्या अभी 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 जो हमने लगाई थी है ना, अभी अभी, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 है ना, और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 25 पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, माइनस
8 इंटू 6 दैट इज़ 48, तो 25 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा? 0271582 0518785 78.5 माइनस 48.050 30.5 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। लास्ट वाला सवाल है, क्या बोल रहे हैं हमसे? Consider the following statements with respect to the given figure. The sum of the areas of triangle AOD and triangle BOC is equal to the sum of the areas of triangle AOB and triangle DOC. तो देख लेते हैं पहला, अच्छा इसको छोड़ते हैं, पहले दूसरा वाला देखते हैं। क्या एंगल AOD BOC के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। एंगल AOD is equal to एंगल BOC. Why? Because they are vertically opposite angles. Okay, they are vertically opposite angles. ठीक है, पहला। दूसरा, अब हमसे ये वाला कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एस ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी है, तो हम बार बार देख चुके हैं, ये तो हर कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ द फोर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल्स, है ना। द सम ऑफ द फोर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डायगोनल। नहीं तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? अब मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूँ तो ए डी सी वाले ट्राइंगल में देखूंगा तो ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, सिमिलरली मैं ए बी सी वाले में देखूंगा तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये वाला ट्राइंगल देखूंगा, कौन सा? बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, और एक मैं ये वाला देखूंगा, यानी कि ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहले वाले की प्रूविंग देखते हैं रफ में। ठीक है, देखिएगा, हमसे कह रहा है यहाँ पे कि ये आपका ए डी है और यहाँ से ये ऐसे गया बी और ये सी है ना, ये कुछ ऐसे जा रहा है, और ये आपका एक डायगोनल ऐसे है और एक ये वाला डायगोनल ऐसे है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये ओ है मतलब। और हमसे कह रहा है नाउ लेट अस सपोज लेट एच बी द हाइट, है ना, जो एच है इसकी वो इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट हो जाएगी, एंड ए यूनिट्स एंड बी यूनिट्स आर द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, है ना। इसकी लेंथ है ए और इसकी लेंथ हम सपोज बी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ ओ एक्स जो आपका ये है ऐसे, ये ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ध्यान में रखिएगा। ओ एक्स प्लस ओ वाई, ये आपका पॉइंट एक्स है, ये आपका पॉइंट ओ वाई है। ठीक है, ओ एक्स प्लस ओ वाई इज इक्वल टू एच, यही हमारी हाइट है इसकी। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड्स ईच अदर इन प्रोपोर्शन, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी, और हेंस देयर हाइट्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एज देयर साइड्स, जो उसकी हाइट्स है वो सेम प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स में है। वाई? बिकॉज दिस ट्राइंगल ए ओ डी, जो ट्राइंगल मेरा ए ओ डी है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल बी ओ सी के। तो अब दोनों, चूंकि दोनों सिमिलर हो गए तो दोनों की हाइट्स भी प्रोपोर्शनेट होंगी, दोनों की हाइट्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, यानी कि ओ एक्स अपॉन ओ वाई जो होगा वो आपका हो जाएगा ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी सी हो जाएगा ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ओ एक्स कितना आ जाएगा मेरा? ओ एक्स विल बी इक्वल टू ए एच अपॉन ए प्लस बी, है ना, ए इंटू एच अपॉन ए प्लस बी ओ एक्स, और ओ वाई कितना हो जाएगा? बी एच अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, बी एच अपॉन ए प्लस बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस ट्राइंगल ए ओ डी का बेस कितना है? ए इंटू हाइट कितना है? ओ एक्स। ओ एक्स की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब ए एच, सॉरी ए एच अपॉन ए प्लस बी, प्लस बी ओ सी का एरिया कितना है? हाफ इंटू बी ओ सी, हाफ इंटू बी एच अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिएगा, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच, और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा ना, तो ए प्लस बी एच बाई 2 इंटू ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको फिर से देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी माइनस ए ओ डी का एरिया प्लस बी ओ सी का एरिया, ये हो जाएगा, है ना। ए ओ बी और डी ओ सी जो बचे हुए ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया हो जाएगा टोटल ट्रेपीजियम में से जितना हम लोगों ने निकाला है। अब ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच माइनस ए ओ डी प्लस बी ओ सी का एरिया जो कि अभी अभी हमने निकाला, कितना हो जाएगा, एच इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है। तो फाइनली एरिया कितना आ जाएगा मेरा, जो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी कितना आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू ए बी एच अपॉन ए प्लस बी, है ना, यही तो आएगा। चाहे तो आप इसको खुद करके भी देख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एच माइनस एच इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 ए बी एच अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी, सो 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी एच अपॉन ए प्लस बी। तो क्या ए बी एच अपॉन ए प्लस बी जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी सी डी ओ सी का सम है, जो कि ए बी एच अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, क्या वो इसके बराबर आ रहा है, इसके सम के बराबर, ये जो इसका सम है ये क्या इसके बराबर आ रहा है, इसका सम आ रहा था एच इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी, लेकिन ये आ रहा है ए इंटू बी ए बी एच अपॉन ए प्लस बी, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये दोनों के दोनों एरियाज बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी का सम जो है ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी के सम के बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो इसी के साथ हम यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है CDS 2020 के फर्स्ट पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स CDS को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इसमें आपने देखा बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस है, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम द फाइंडिंग एंगल्स टू फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द 2 सेगमेंट्स और बिटवीन एनी 2 सेक्टर्स और बिटवीन एनी 2 फिगर, कोई भी है तो देखिएगा कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना सही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद।